जैन सर, जैन सर, सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर, जैन सर, हम सभी को, जैन जैसा कि हम सर। सभी को पता है कि हम लोग प्रत्येक सोमवार को एक विशेष विषय पर एक छोटी सी बैठक ऑर्गेनाइज करते हैं और हम सभी लोग उस बैठक पे अपने विचार आदान प्रदान करते हैं ताकि कुछ नई जानकारियां हम लोगों को मिल सकें और हम लोग उनको अपने जीवन में आसानी से उतार सकें और उन सारी जानकारियों को। धनंजय सर, गूगल फॉर्म नहीं भेजा लिंक? सलीम सर, मीटिंग के बाद लिंक अब आप मीटिंग सुन लीजिए, उसके बाद में मिलेगा। शुरू में भेज दिया गया था, आप लेट जुड़े होंगे इसलिए ऊपर निकल गया होगा। नहीं, मैं तो 7:57 पर जुड़ा हूँ। ये देखिए वैभव सर ने शेयर कर दिया है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अपना मैसेज बॉक्स देखते रहिए, उसमें मिल जाएगा आपको। जी सर, मिल गया सर जी। तो हम लोगों को बात हो रही थी कि आज का जो सब्जेक्ट है, आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारा सब्जेक्ट आज आरटीआई है, जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। उसके विषय में हमारी जो बैठक को आज संबोधित करेंगे आदरणीय रजत जी संबोधित करेंगे। तो आदरणीय रजत जी बैठक में जुड़ गए हैं और मैं सर को इनवाइट करूंगा और चाहूँगा कि वो आरटीआई के विषय में हम सभी का मार्गदर्शन करें, सभी को जानकारियाँ उपलब्ध कराएं। तो आदरणीय रजत सर। धन्यवाद अजय जी। नमस्कार सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को। मैं रजत शाह, सोशल मीडिया प्रभारी, मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, सभी का सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? जी सर, जी सर, आ रही है। जी सर, ठीक सर, ठीक, ओके। जैसा कि सभी जानते हैं, हर बार की बात ही हम लोग नए नए मुद्दों पे मीटिंग लिया करते हैं ताकि आपके पास नई नई जानकारी पहुंच सके। उसी प्रकार आज हम लोग ने एक आरटीआई, जो भारत सरकार का एक एक्ट है, उसके थ्रू जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप एक जगह नोट करके रख लें। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है वैसे ही आप एक एक करके उस क्वेश्चन को पुटअप करें, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा और सोल्यूशन जहाँ तक हो सकेगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। रजत सर, हम लोग प्रॉपर बैठे हुए हैं, आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। हमारे जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो अपने साथी हैं, ऑलरेडी ये चीजों से वाकिफ हो गए। इन लोगों को बहुत आदत पड़ गई है। अब तो पहले शुरू में बहुत डिस्कस करते थे, अब सभी की आदत पड़ गई है। वो जानते हैं कि हमें क्वेश्चन कब पूछना है, तो आप उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। और मैं चाहूंगा, सभी में तो सुन रहे होंगे ऑलरेडी, तो जो हमारे वक्ता आते हैं उनको इस चीज के लिए ध्यान रखना है आपको कि उनको दोबारा कहना ना पड़े। आप सभी लोग अपना माइक बंद करिएगा, हमें बंद करने की जरूरत ना पड़े। और आप लोग बैठक को सुन लीजिए, उसके बाद आप हैंड रेज करेंगे, अपना क्वेश्चन पुट करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आपको आसानी से दिया जाएगा। जय हिंद। ठीक सर। जैसे कि आज का हमारा विषय है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक, ये आरटीआई लाया क्यों गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस आरटीआई की हम लोग को जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई भी, चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो, चाहे मीडियम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे अपर व्यक्ति हो, जो भी है, वो कोई भी वस्तु खरीदता है तो उसका वो टैक्स पे करता है। तो यदि गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है तो गवर्नमेंट उस टैक्स का कहाँ इस्तेमाल कर रही, कैसे इस्तेमाल कर रही है, उसी टैक्स से अधिकारियों को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अधिकारी हैं, उनको पेमेंट दिया जाता है और वो हमारे लिए कार्य करते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो हमारे पैसों का, टैक्स के माध्यम से जो गवर्नमेंट हम लोग से पैसे लेती है, उसका इस्तेमाल कहाँ वो कर रही है, कैसे कर रही है, ये अधिकारी कहाँ और किस तरीके से हमारा कार्य कर रहे हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए, जैसे हर व्यक्ति को उसकी जानकारी हो सके, इसके लिए प्रावधान लाएगा। 12 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट पारित हुआ था संसद में और इस एक्ट को लाने का यही कारण था कि छोटे से छोटा व्यक्ति ये जान सके, जो टैक्स पेयर है, हर व्यक्ति टैक्स पेयर है, रिक्शा वाला भी टैक्स पेयर है, हम भी टैक्स पेयर है, आप भी टैक्स पेयर है। जो भी व्यक्ति टैक्स पे करता है उसको यह जानकारी होना चाहिए कि वो जो टैक्स पे कर रहा है उसका पैसा गवर्नमेंट किस तरीके से और कहाँ खर्च कर रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 12 अक्टूबर 2005 को संसद में कानून पास किया था, जिसे हम आरटीआई के नाम से जानते हैं।
अब हम दूसरा पॉइंट ये जानते हैं कि इसको क्या सूचना हम मांग सकते हैं। पहला सबके दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई हम सूचना मांगे तो क्या मांग सकते हैं, ठीक। तो हमारा ये कहना है मतलब कि गवर्नमेंट ने इसमें हर विभाग, जितने भी गवर्नमेंट विभाग हैं, जितने भी संविधान के अंतर्गत आते हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी विभाग इकाइयां हैं जो संविधान के अंतर्गत आती हैं, उसके लिए हम सूचना मांग सकते हैं। और जो भी नियंत्रण और विक्षेपित है संबंधित सूचना सबसे मांगी जा सकती है, जो भी इसके लिए सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और इस जो हम सूचना मांगते हैं तो वो हमें मौखिक तौर पर सूचना नहीं मिलती है, आरटीआई के माध्यम से हमें लिखित ही सूचना मांगनी पड़ती है, और लिखित ही उसका जवाब जो गवर्नमेंट है या जो विभाग है, विभाग के अधिकारी हैं, वो हमें इसका लिखित ही जवाब देते हैं, ठीक सर। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सूचना हम मांगते कैसे हैं। सबसे बड़ा हमारा ये सवाल होता है इस सूचना को हम मांग कैसे सकते हैं। तो गवर्नमेंट जब ये एक्ट लाई थी तो उसने यह कोई प्राविधान नहीं रखा था या कोई इसने फॉर्मेट नहीं बनाया था कि आप इस फॉर्मेट पे ही आप किसी विभाग या किसी संविधान की इकाई से आप सूचना मांग सकते हैं। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। आप एक प्लेन पेपर लें और प्लेन पेपर पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं। उसके बारे में आगे बताऊंगा कि कैसे ये सब करते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं और क्या लिखना चाहिए। छोटा सा इसका मैं हिंट दूंगा। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये सूचना हमें देता कौन है। इस सूचना को देने के लिए हमें ये सूचना प्राप्त करवाता कौन है। तो जो भी सरकार के विभाग और इकाइयां हैं, वहाँ पे एक पीआईओ जो लोक सूचना अधिकारी होता है, जन सूचना अधिकारी से पीआईओ कहते हैं, वो एक है, उसकी एक तैनाती होती है पहले से। जितने भी विभाग है, जो भी सरकार स्टेट के विभाग हों या केंद्र सरकार के विभाग हों, उसमें एक पीआईओ की उपस्थिति होती है जो हमें इसकी सूचना प्राप्त कराता है। तो जैसे ही हमारा आवेदन उसके पास पहुंचता है तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि आप इस समय सीमा के अंतर्गत व्यक्ति को, जिसने भी आवेदन करता है, उसको आप सूचना प्रदान करेंगे। तो सारी बात हम धीरे धीरे आगे वीडियो में करते रहेंगे। पहले हम जानते हैं कि हम सूचना मांगेंगे कैसे। अभी आपको हमको इतना समझ में आया है कि हम किसी भी विभाग से, जो जितने भी विभाग है जो सरकार के अधीन हैं और जितनी भी इकाइयां हैं जो संविधान के अधीन हैं, उसके अंतर्गत हम सभी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और इसका कोई हमें फॉर्मेट नहीं दिया गया है कि हमें बाकायदा किसी चीज को या इस जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसे नॉर्मल हम एप्लीकेशन लिख के किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें सूचना लेते कैसे हैं और इस सूचना की हमें जरूरत पड़ती क्यों है। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो मैं इसको लेके आया हूँ। उस उदाहरण के थ्रू आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्यों हम सूचना मांगने की हमें ज़रूरत है। जैसे कि हम किसी विभाग में, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति ने अपना राशन कार्ड आवेदन दिया था। ये उदाहरण है, इसको मतलब कि एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ आपको। एक व्यक्ति ने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था। वह विभाग के कई दिनों से चक्कर लगा रहा था कि मेरा राशन कार्ड सर दे दीजिए, क्यों नहीं आ रहा। तो उसको कोई निर्णय जवाब नहीं दिया जा रहा था कि आपका भाई क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है। अधिकारी उसको कोई जवाब नहीं देते थे। तो उससे कहीं से जानकारी, मेरी आरटीआई की जानकारी थी, तो उसने आरटीआई आवेदन दिया। मात्र आरटीआई आवेदन के 7 दिन के अंदर उसका राशन कार्ड बाकायदा उसके घर तक पहुंचा दिया गया। तो ये आरटीआई की ताकत है। आरटीआई अगर यूज करना हमको आता है तो हम हर विभाग से अपने कार्य को, जैसे अभी हाल फिलहाल कुछ सालों पहले ऐसा था कि हम विभागों में जाते थे तो घूस देते थे कि सर हमारा काम कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो वो अब देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप उसके लिए आरटीआई का इस्तेमाल करें। आरटीआई बहुत अच्छा हथियार है एक आम नागरिक को अपने कार्य विभागों से करवाने के लिए। जितने भी कार्य हमारे सरकारी विभाग में लंबित है, जितने भी जो भी कार्य हमारे नहीं है, जो लीगल है, हमारे कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य को करवाने के लिए हम आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये हथियार है आरटीआई, सरकारी विभाग से, सरकारी अधिकारियों से काम करवाने का। बस उसकी थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। ज्यादा कोई टफ प्रोसेस नहीं है आरटीआई का, बस हल्का फुल्का थोड़ी नॉलेज हो, उससे हम विभागों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आपने एक एग्जांपल देखा, ऐसे कई एग्जांपल है। मेरे एग्जांपल मेरे खुद के हैं। मैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए, तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा था, जबकि गवर्नमेंट ने उसके लिए शासनादेश भी जारी किया था। तो मैंने आरटीआई का इस्तेमाल किया था। आरटीआई में मेरा 65 डेज में मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन गया था। तो ये आरटीआई है
आरटीआई की ताकत है जिससे हम विभागों से काम करवा सकते हैं। तो वही संस्था का भी मोटिव यही है कि हर व्यक्ति ये जाने कि आखिर उसके क्या अधिकार है। और सरकार भी जब ये लेके आई थी तो यही उस सरकार का भी ये मानना था कि हर व्यक्ति इसके भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, मेन बात आप ये समझिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आरटीआई को लाया गया था। संविधान में 12 अक्टूबर को इस एक्ट को पारित किया गया था। बस ये कि हमें उसकी जानकारी नहीं है। कुछ व्यक्ति जो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम आरटीआई लिखते कैसे हैं, आखिर हम कैसे आरटीआई को लिख सकते हैं, कहाँ लिखना चाहिए, कितनी फीस है, इस सब के बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। पहला हम एक वाइट पेपर लेते हैं। वाइट पेपर में हम लिखते हैं, जो हमारी हेडिंग होगी वो सेवा में, लोक सूचना अधिकारी, और जिस विभाग को आपको आरटीआई देना है उस विभाग का नाम, और जैसे नीचे पता दे सकते हैं आप। फिर से आप सुन लें, सेवा में, नीचे लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी, कुछ भी लिख सकते हैं, और विभाग का नाम और विभाग का पता लिख सकते हैं। मान लीजिए विभाग का पता आपको नहीं मालूम है, जैसे आपको मान लीजिए किसी डाक विभाग को देना है या किसी राशन विभाग में आपको देना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सेवा में जन सूचना अधिकारी, और जैसे कृष्णा नगर, कानपुर नगर, जैसे मैं कानपुर से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं लिखूंगा क्या, लीजिए सेवा में जन सूचना अधिकारी कृष्णा नगर, कानपुर नगर, ऐसा लिख के, और मैं विषय लिखूंगा। उसके बाद विषय में क्या लिखेंगे, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। बस एक लाइन में विषय लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन, ये लिखने के बाद हम नीचे लिखते हैं सूचना के रिपीट कर दीजिए सर, जी रिपीट कर दीजिए सर। जी देखिए, जैसे हमको मान लीजिए कोई आवेदन लिखना है, किसी विभाग में देना है, तो हम क्या लिखेंगे, सेवा में लोक सूचना अधिकारी, उस विभाग का नाम और नीचे उसका पता। ये हमारा हो गया ऊपर का टाइटल। जब हम विषय में आते हैं तो विषय में हम ये लिखते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र या आवेदन। ठीक ठीक सर, क्लियर हो गया सर आपको? उसके बाद हम नीचे लिखते हैं, इसका सर कोई प्रारूप नहीं, जैसे आप इतना तो फॉर्मेट आप एप्लीकेशन ही लिखना जानते होंगे, ये फॉर्मेट एप्लीकेशन का है। ठीक सर, उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं विषय के बाद, तो हम ये लिखते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिंदुओं की सूचना प्रदान करें। ये हमारा होता है मेन लाइन जो हमें लिखनी होती है। जैसे हमने विषय लिखा, विषय लिखने के बाद हमें एक लाइन लिखनी होती है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिंदुओं की सूचना प्रदान करें। ये लिखने के बाद आप पॉइंट बाइज पॉइंट अपनी जो सूचना आप जिस विभाग के अधिकारी से चाहते हैं या फिर जो भी सूचना चाहते हैं वो आप पॉइंट बाइज पॉइंट नीचे लिखते जाइए। उसमें कोई आपको फॉर्मेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी बात क्लियर सर? अच्छा, एक बात और है सर, जी सर, आपकी आवाज नहीं है, फिर से क्लियर कीजिए सर। मैं कह रहा हूँ आरटीआई लेने से लोग मना भी कर देते हैं। जैसे किसी विभाग को भेजा, हमने नगर पंचायत को भेजा हमने, और उसने रिसीव नहीं किया, उसके बाद हमने फर्स्ट अपील में सूचना आयोग को भेज दिया हमने डायरेक्ट। जी जी बाहर करो सर। जी, ये थी मेरी आरटीआई, मैंने आरटीआई डाली थी जी। नगर निगम जब आपने सूचना दी होगी, वह डाली होगी, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया होगा, तो आपने सीधे एक मिनट सर, मैं एक बोलिए सर, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। एक मिनट। हेलो मोहित सर। सर मैं सर बात खत्म कर दूं? एक मिनट मोहित सर, मोहित यादव जी। जी सर, जी सर। सर बोला गया था ना, बीच में क्वेश्चन नहीं करना है अभी। ठीक है, ठीक है। समझिए इसे क्या हो रहा है, जो सर है उनका फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमने बोला कि इनकी पूरी बात हो जाएगी, फिर आपको प्रॉपर समय मिलेगा। तो कृपया अनुशासन बनाए रखें, ज़्यादा उचित रहेगा हमारे लिए। ठीक है, आप भी सर क्वेश्चन बाद लास्ट में पुट कीजिएगा, इसको मैं जवाब दूंगा, आपको क्लियर तरीके से बताऊंगा क्या करना होता है। ठीक सर? तो सर मैंने आपको अभी तक इतना बताया कि हम आवेदन का प्रारूप बनाते कैसे हैं। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि आरटीआई लिखना बहुत कठिन होता है, उसका कोई फॉर्मेट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एप्लीकेशन का छोटा मोटा फॉर्मेट है। आप ये लिए पॉइंट लिखने, पॉइंट वाइज पॉइंट अपनी जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उसको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 लिखने के बाद एक लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो हमें जाननी होती है, जो लाइन लास्ट में लिखी जाती है,
वो ये है कि सूचना के यदि मान लीजिए जिस विभाग को हम सूचना भेज रहे हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि क्या हमें उस विभाग से सूचना प्राप्त करनी है या नहीं करनी है। मान लीजिए ये हमें नहीं मालूम है। इतने लोग होते हैं जो गलत विभाग में सूचना भेज देते हैं, उस विभाग की हमें सूचना चाहिए ही नहीं होती है, तो उसके लिए हमारा जो PIO होता है वो हमारा आवेदन को खारिज कर देता है, लेने से मना कर देता है या कहता है कि हमारे विभाग की सूचना नहीं है। तो उसके लिए जो हमें लाइन जो लास्ट में लिखनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो जो लाइन होती है वो लिखनी होती है, यदि यह मांगी गई सूचना आपके विभाग से संबंधित नहीं हो तो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए हमारी सूचना समक्षम विभाग को भेजने की कृपा करें, संबंधित विभाग को भेजने की कृपा करें। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। RTI लिखने को जब हम अपना पॉइंट लिख लेते हैं, मान लीजिए हम 3 पॉइंट तो सूचना चाहते हैं, तो हमने तीनों पॉइंट अपने लिखनी है। अब तीनों पॉइंट लिखने के बाद लास्ट में हमें ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग से संबंधित नहीं हो तो RTI एक्ट के धारा 2005 के तहत धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग को भेजने की कष्ट करें। बस ये लिख देंगे तो मान लीजिए उस विभाग से संबंधित नहीं भी है तो ये PIO की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो लेटर आपका उस विभाग को 5 दिनों के अंदर ट्रांसफर कर दे। ठीक सर, ये हमारा होता है मेन लाइन जो हमें RTI के सबसे लास्ट में लिखनी होती है। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि हमें किस विभाग को सूचना भेजनी है या किस विभाग को नहीं भेजनी है, या हमें गलत विभाग में सूचना भेज दे रहे हैं। तो जब ये आप लाइन लास्ट में लिख देंगे तो आपको ये टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि हमारा RTI सही विभाग में गया या गलत विभाग में गया। वो ऑटोमेटिक PIO की जिम्मेदारी होती है, जन सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके जो आवेदन आया है उसको जो सही विभाग है वहाँ पे भेजने का वो उसका काम होता है। फिर आपको उसके टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि हमारा गलत विभाग में चला गया। ये होती है हमारी जो प्रारूप हो गया वो हमको समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं कि मान लीजिए हमने आवेदन दे दिया, हमने आवेदन जो PIO लोक सूचना अधिकारी था उसको दे दिया, और जो नियम होता है हमें जवाब प्राप्त करने का, नियम के अनुसार हमें 30 दिनों का इंतजार करना पड़ता है कि 30 दिन का समय अवधि के भीतर वो हमें जवाब प्रदान करिए। PIO की जिम्मेदारी होती है कि 30 दिनों के भीतर वो हमें जो हमने सूचना मांगी है वो हमें प्रदान करें। यदि मान लीजिए 30 दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी हमें सूचना प्रदान नहीं करते हैं तो उसके बाद 30 दिनों के बाद और 60 दिनों के अंदर, ये लाइन जरा गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हमने मान लीजिए आज की डेट में हम आवेदन कर रहे हैं तो आज की डेट से हमें 30 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा सूचना प्राप्त करने के लिए। यदि 30 दिनों में हमारा जवाब नहीं प्राप्त होता है, हमें लोक सूचना अधिकारी हमें जवाब नहीं देते हैं, तो 30 दिनों के बाद और 60 दिनों के अंदर हम प्रथम अपीली का आवेदन करते हैं। प्रथम अपील होता है जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं, उनके वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं उनके पास ही जाता है आवेदन। मेरी बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। हेलो जी सर, क्लियर, आगे बढ़ो। ठीक सर, आप बोलिए सर, बोलिए। मैं कह रहा था कि यदि मान लीजिए हम आज आवेदन करते हैं तो हमें 30 दिनों का इंतजार करते हैं। यदि 30 दिनों में हमारा जवाब प्राप्त नहीं होता है तो हम 30 दिनों के बाद, ये गौर कीजिएगा, 30 दिनों के बाद ही आपको प्रथम अपील का आवेदन करना है, और 60 दिनों के पहले हम आवेदन कर दें, ये होता है हमारा नियम। तो जैसे ही हमें मान लीजिए सूचना नहीं मिला, हमने आवेदन कर दिया, 30 दिनों के बाद हमें सूचना नहीं मिली, तो 30 दिनों के बाद सूचना ना मिलने के बाद हम प्रथम अपील आवेदन करेंगे। तो प्रथम अपील आवेदन करते समय हमें कोई फीस नहीं देनी होती है, हमें फीस केवल एक बार देनी होती है, वो भी आवेदन करते समय। और ये भी आपको बता दूं कि जो अलग अलग स्टेट से हम लोग जुड़े हुए हैं तो हर स्टेट की अलग अलग फीस होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की केवल एक फीस होती है, जो केंद्र सरकार की होती है वो केवल एक फीस निर्धारित है। लेकिन जब मान लीजिए स्टेट के किसी राज्य सरकार से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो हर राज्य सरकार के लिए अलग अलग फीस निर्धारित है। वो फीस का स्ट्रक्चर आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि किस राज्य के लिए कितने फीस निर्धारित की गई है RTI के लिए। लेकिन जब अगर केंद्र सरकार से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार के लिए 10 रुपए की फीस निर्धारित की गई केवल मात्र। और उत्तर प्रदेश के लिए मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके लिए 10 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। और बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पे 10 रुपए की फीस निर्धारित की, कहीं कहीं पर 50 रुपए की फीस है, वो उस फीस का स्ट्रक्चर आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो हम यहाँ आ गए आवेदन तक। आवेदन के बाद हम अप्लाई करते हैं प्रथम अपीली। मान लीजिए 30 दिनों तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं की तो हम प्रथम अपीली का आवेदन करते हैं।
प्रथम अपील आवेदन करते समय हमें वही एप्लीकेशन को कुछ थोड़ा छोटा मोटा संशोधन करके लिखना पड़ता है। जैसे कि सेवा में लोक सूचना अधिकारी हो गए, तो प्रथम अपीलीय लोक सूचना अधिकारी की जगह हम लिखते हैं प्रथम अपीलीय अधिकारी। बस इतना हमें संशोधन करने के बाद विषय पे आना होता है। वही विभाग का नाम रहेगा, वही पता रहेगा। विषय में हम लिखते हैं प्रथम जो सूचना जो होता है सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील का आवेदन, ये हमें लिखना होता है विषय में। विषय आप फिर से सुन लें, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपीली के लिए आवेदन। ठीक, ये विषय लिखने के बाद हम लिख लेते हैं, फिर वही पॉइंट अपने लिखते हैं कि सर ये सूचना हमने मांगी थी, कृपया हमें इतने दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी को प्रदान करना था, उन्होंने हमें सूचना का जवाब नहीं दिया, कृपया कर इन बिंदुओं पर सूचना हमें प्रदान करने की कृपा करें। बस इतना लिख के बाद आप उस आवेदन को उसी पते पे ऑनलाइन, मान लीजिए आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन, दोनों ऑप्शन है इसका। हम तो ज़्यादा सजेस्ट करेंगे आपको ऑनलाइन करने के लिए, क्योंकि आपको डाक के लिए वापस जाना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्च लगता है, बहुत सारे खर्च लगते हैं। तो इससे बचने के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन आवेदन करें। हर स्टेट का अधिकतर ऑनलाइन आवेदन के लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल बना रखे हैं इसके लिए। जब हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो वेबसाइट पे ऑटोमेटिक प्रथम अपीली का ऑप्शन खुल जाता है। मान लीजिए 30 दिनों को आपको सूचना नहीं मिली, तो आप 30 दिन के बाद वो प्रथम अपील जो आप डालेंगे उसके लिए फॉर्मेट ऑटोमेटिक गवर्नमेंट खोल दी होती है वेबसाइट पे। उनके पोर्टल पे जो होता है वो फॉर्मेट उनका ओपन हो जाता है। आप उस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे, मोबाइल नंबर मांगेंगे। उसके बाद आप उसमें अपने नॉर्मल उसमें वेबसाइटों में आपको कोई पॉइंट लिख के और उसे भेज देना होता है। कोई आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल आप अपने पॉइंट लिखिए वेबसाइट पे और 1, 2, 3, 4 जितने पॉइंट है आप लिखिए, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए केवल। और प्रथम अपील के लिए कोई भी हमें फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात आप याद रखें। केवल हम आवेदन करते हैं तभी 10 रुपए का फीस पे करते हैं। कुछ स्टेटों में अलग अलग फीस है, जिसे मैंने बता दिया आपको। बस उसके बाद हम सबमिट करेंगे तो हमारा प्रथम अपीली आवेदन हो जाएगा। ठीक सर, ये हो गया हमारा प्रथम अपीली। मान लीजिए प्रथम अपील करने के बाद भी हमें 30 दिन का वेट किया, हमें सूचना नहीं मिली, तो उसके बाद हम द्वितीय अपील करते हैं। द्वितीय अपील जो होता है वो किसी मतलब विभाग में नहीं होता है, वो सीधे हमें आयोग को करना पड़ता है। द्वितीय अपील किसी विभाग में नहीं जाता है, वो विभाग के खिलाफ आयोग में उसकी शिकायत भी, मान लीजिए एक तरीके से वो शिकायत भी होती है, और एक तरीके से हम विभाग को यह सूचना भी देते हैं कि फला फला विभाग में मैंने ये सूचना के लिए आवेदन दिया था और हमें अभी तक सूचना प्रदान नहीं की गई, कृपया कर इन बिंदुओं का संज्ञान लेते हुए हमें सूचना प्रदान करने की कृपा करें। तो वो मामला फिर आयोग में जाता है, फिर आयोग का कार्य अलग हो जाता है। लेकिन हम इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम द्वितीय अपील का आवेदन करते कैसे हैं। द्वितीय अपील का आवेदन करते समय हम वही लिखना पड़ता है, हमें क्या लिखना पड़ता है, सेवा में द्वितीय लिखना होता है कि जो आयोग पे जो आपका मतलब कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी आयोग को लिखूंगा। फिर विषय लिखूंगा कि जो आरटीआई होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत 19 धारा इसकी बनती है 19(3) के तहत द्वितीय अपील के लिए आवेदन। उसके बाद मैं उसका पूरा फॉर्मेट लिख दूंगा कि फला फला व्यक्ति को मैंने इतने तारीख को प्रथम आवेदन दिया था। उसके बाद जब हमें 30 दिनों के बाद सूचना प्राप्त नहीं हुई तो हमने ये प्रथम अपीली आवेदन किया था, उसके बाद भी हमें सूचना प्रदान नहीं हुई, कृपया कर महोदय मामले को संज्ञान में लेते हुए इस उचित कार्रवाई करें। बस इतना लिखने के बाद द्वितीय अपील हम डाल देंगे। उसके बाद आयोग इस मामले को संज्ञान में लेता है। संज्ञान में लेने के बाद जो पीआईओ होते हैं उनको बुलाया जाता है। आपको भी एक लेटर आता है बाकायदा पोस्ट के द्वारा, जो आप एड्रेस डालते हैं तो आयोग के माध्यम से भी आपके पास एक लेटर आता है। तो वो उसकी फिर दोनों लोगों को जो सूचना आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनके पेश इसकी कार्रवाई चलती है। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपने क्यों नहीं उनकी सूचना प्रदान की। ठीक सर, द्वितीय अपील तक जो आवेदन था उतनी उसकी प्रक्रिया थी हमारी कि हम द्वितीय अपील तक आयोग तक कैसे जा सकते हैं, क्योंकि ये अधिकारी जो होते हैं हमें सूचना प्रदान जल्दी नहीं करते, इसलिए क्योंकि ये कार्य नहीं करते हमारा, और हम उनकी शिकायत एक तरीके से हम उनकी सूचना मांगने पर उनकी हम शिकायत कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम जा रहे हैं। और खिलाफ जाने पर वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हम उनको सूचना प्रदान कर दें या फिर उनका कार्य कर दें। तो बहुत सारे विभाग ऐसे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं जिनके आरटीआई द्वारा हम लोग अपने कार्य लोगों ने कराए हुए हैं। आरटीआई के माध्यम से बहुत लोगों ने अपने कार्य जो सरकारी विभागों में सालों से फंसे हुए थे
वो कार्य आरटीआई के माध्यम से कराए गए हैं। और हम भी मतलब कि संस्था भी चाहेगी और हम लोग भी चाहेंगे, सरकार भी जब ये आरटीआई एक्ट लाई थी तभी यही सोच के लाई थी कि निम्न तबके का लोग भी इस आरटीआई का उपयोग करके अपना कार्य सरकारी विभागों से करवाएं। ये थी आरटीआई की छोटी मोटी जानकारी। अब जिस व्यक्ति का जो भी क्वेश्चन है वो कृपया पुट कर सकते हैं। जैन सर जी, अब हमारे जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से एक एक करके आप लोग अपना सवाल पूछें और जो डिस्कशन वाले क्वेश्चन है, कुछ लंबा डिस्कशन है, वो हम लोग फिर फुर्सत में कर लेंगे। तो अपना क्वेश्चन पूछें और क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और अपने पास उसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है और आगे आप लोग प्रोसेस करिए। जय हेलो सर, एक बार में क्यों लेके हेलो जी जी सर, अपना नाम बता दीजिएगा सर प्लीज। नहीं बोल रहे सर। हेलो हेलो जी, रजत मेरी बात ट्रांसफर सहमत है सर? भ्रष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता। हेलो मेरी बात से सहमत है सर? हेलो आवाज आ रहा है? बोलिए। जी रजत जी, जी, आप कैरी ऑन रखिए। पीसी शर्मा जी हट गए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक बीच में है। किसी भी उसका मना कर दीजिए किसी को जवाब देने के लिए, जब आप लास्ट में बता दिया है ना सर? ठीक सर, ठीक ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पुट करें चाहे? सर जय हिंद सर, मैं संतोष आनंद बल्लभ नमस्कार। फरीदाबाद से सर, हरियाणा से। जी सर। सर मैं क्या जानना नमस्कार चाहता हूँ, सर। क्या एलआईसी किसी सरकारी विभाग से बिलोंग करता है क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि पीएसयू विभाग से संबंधित सर एलआईसी। एलआईसी किसी पीएसयू मतलब विभाग होता है पब्लिक। जी, एलआईसी मैंने सुना है कि किसी गवर्नमेंट के अधीन काम नहीं करती है। नहीं सर, पीएसयू के अंतर्गत काम करती है, जहाँ तक मुझे जानकारी है पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग के अंतर्गत ये कार्य करती है। हाँ, क्योंकि एलआईसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सर कहते हैं ना कि मतलब जो उसके जो स्टाफ हैं सर वो काम करके राजी नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि क्लाइंट है तो एजेंट है और एजेंट है तो एलआईसी और एलआईसी है तो उनको पे आउट मिल रहा है, लेकिन यहाँ उल्टी कहानी चल रही है सर, क्लाइंट और एजेंट दोनों परेशान। आप देखिए सर, एक कार्य आप कर लीजिए, यदि किसी विभाग को आप आरटीआई लिख रहे हैं तो आरटीआई लिखने से पहले आप कंप्लेंट बेस पे जाइए, पहले उनका कंप्लेंट कीजिए, आवेदन दीजिए, कंप्लेंट का आवेदन दीजिए और उस कंप्लेंट का आप जवाब मांगिए कि हमने ये कंप्लेंट आपको की थी, इस पे आपने क्या कार्रवाई की। मतलब मेरा जो मानना है कि मैं यदि किसी विभाग से कोई सूचना चाहूंगा या मुझे किसी विभाग से कार्य करवाना है तो पहले मैं उनकी कंप्लेंट करूंगा। क्या बाई पोस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए तो आप बाई पोस्ट कीजिए, उसका एक प्रूफ जरूर होना चाहिए। उनका एक आवेदन दीजिए। व्हाट्सएप पे जी? मेरे सवाल किया गया था, कुछ व्हाट्सएप पे कुछ सवाल किया गया जी। था मेरे को, मेरे ब्रांच से, तो मैंने उसके रिप्लाई में मैंने ये मांगा था कि ये कार्रवाई क्या मतलब इस चीज को ठीक किया जाए। जी, तो उन्होंने ये आप फिर सब लिखित में दूसरा मांगिए। लिखित में मांगना है। जी, लिखित में मांगिए आप, इस चीज को आप लिखित में मांगिए। यदि लिखित में नहीं मिलता है तो जो आप आवेदन उनको दे रहे हैं उसका जवाब आप आरटीआई के थ्रू मांग लीजिए। मान लीजिए यदि मुझे किसी उस विभाग से कार्य करवाना होता है, मेरा काम वो नहीं कर रहे हैं, मेरी फाइल कोई फंसा के रखे हुए हैं, तो पहले मैं उसकी कंप्लेंट कर दूंगा। कंप्लेंट करने के लिए मैं एक आवेदन लिखूंगा और उस आवेदन पे क्या जवाब दिया गया है या फिर तो उस आवेदन पे क्या जी, आवेदन किसको करना है सर? उसी विभाग को कीजिए, उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को कीजिए, सबसे अधिकारी को कंप्लेंट कीजिए और उसी अधिकारी से आप जवाब भी मांग लीजिए। जी, उसी अधिकारी के, उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से आप जवाब मांग लीजिए कि मेरे आवेदन पे आपने क्या कार्य किया है, मुझे प्रतिदिन की दिनचर्या के हिसाब से मुझे जवाब दें आप। ठीक है सर, थैंक यू। समझे सर, और मेरी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, किन किन अधिकारियों तक पहुंची है और उसमें क्या क्या अभी तक निर्णय लिया गया है, आगे क्या होना है, कितने दिन में आप मेरा जवाब देंगे, कितने दिन में आप मेरा कार्य करेंगे, उसके आप ये जवाब मांग लीजिए। ठीक है सर, मेरी बात से सहमत है सर आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री हूँ सर। धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। संजू नेक्स्ट सर। जय हिंद सर। हाँ संजीव जी, संजू माली जी। जी सर, जय हिंद सर। सर मुझे सर। ये जानकारी लेना था, भोपाल के स्थित बरखेड़ा नाथू में मैं रहता हूँ। यहाँ की जगह राशन कार्ड में जी। मेरा नाम भी आ चुका है और कुछ जो है गरीब लोग हैं उनका भी नाम आ चुका है, लेकिन ये लोग राशन कार्ड दे नहीं रहे हैं। नहीं दे रहे सर? राशन कार्ड दे नहीं रहे सर, लिस्ट में नाम सबके हैं। और सर राशन कार्ड आपको मिल जाएगा, आप इसका उपयोग आराम से कर सकते हैं कि जिस तारीख को आप आवेदन दिए जी। थे मतलब राशन कार्ड के लिए, उसका पूरा डेटा लिख के
आप एक आरटीआई की आवेदन कीजिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप कंप्लेंट उसकी बेस कीजिए, मतलब आरटीआई से पहले आप कंप्लेंट कीजिए। जैसे मतलब स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है कंप्लेंट की। जी सर। स्टेट गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में मैं बिलोंग करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है IGRS हो गया, जन सुनवाई जिसे बोलते हैं, उसमें मैं कंप्लेंट करूंगा। जैसे मध्य प्रदेश की कोई वेबसाइट होगी जिसकी आप जानकारी संस्था से ले सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको संस्था के माध्यम से, संस्था के हेल्पलाइन नंबर पे आप करेंगे कॉल तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। पहले आप कंप्लेंट बेस पे जाइए, कंप्लेंट से आपका कार्य नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन का आरटीआई का आपको जवाब, आपको राशन कार्ड निश्चित ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको राशन कार्ड मान लीजिए इसमें आपको 10 या 15 दिन लग जाए, लेकिन आपको राशन कार्ड तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा। जी सर, 3 मंथ होगा यहाँ पर जी। तो ये आपको मालूम है कि आपका नाम राशन कार्ड में है, आपने लिस्ट चेक कर लिया है? जी लिस्ट चेक करिए, नाम देखा है मैंने सबका, लेकिन वो लोग कहते हैं तो बोलते हैं आ जाएगा आ जाएगा, बस यही बोल रहा है वो। ठीक सर, इसके लिए आप या तो कंप्लेंट बेस पे जाइए, और दूसरा ऑप्शन है कंप्लेंट बेस पे काम नहीं होता है तब आप आरटीआई का इस्तेमाल कीजिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी आप कंप्लेंट कीजिए, और कंप्लेंट आप मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप कर सकते हैं। यदि आप ना कर पा रहे हैं तो संस्था को इसकी सूचना दीजिए, संस्था आपकी मदद पूरी करेगी। ओके ठीक सर। जी सर, आपको राशन कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। जी धन्यवाद। जय सर। अगला सवाल। जी जी सर। जी मैं सर कृपया कर एक लोग माइक ऑन रखें, बाकी सब लोग माइक ऑफ कर लें प्लीज। जी जैन सर। जैन सर, नाम बता दीजिए सर अपना। सर सलीम खान, लखीमपुर खीरी, जिला उपाध्यक्ष। नमस्कार सर। जी सर, परसों मेरे यहाँ भी एक कांड हो गया है। तो एक लड़की जो है भाग के आ गई थी लड़के के घर पे, उसको मारा था। ठीक, तो फिर लड़की बिरादरी में थी, मेरे घर के थोड़ा सा 3-4 मकान छोड़ के आगे रहती है जी। फिर कल को उन्होंने रिपोर्ट कर दी, कल को पुलिस आई, उस लड़के को लेके चली गई। नेट चला गया। पोर्टल है जहाँ से आप सर्टिफाइड कॉपी खुद ही निकाल सकते हैं। आपको तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर सोशल मीडिया पे रहते हैं या ऑनलाइन काम करना जानते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक पोर्टल है। जैसे उत्तर प्रदेश का अपना भूलेख है, तो वहाँ से हम सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल सकते हैं हमारा आईडी बना के। तो इस तरह से हर स्टेट का एक अपना है। हमें आरटीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। हमें आरटीआई की जरूरत उस स्थिति में पड़ती है जब हमें कोई चीज जानकारी चाहिए होती है। इसमें अत्यंत आवश्यक जब होता है तो हमें विदिन 24 आवर में सूचना भी मिल जाती है। लेकिन ये खतरा के लिए अगर आप आरटीआई डालते हैं तो उसमें आप उलझ जाएंगे, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और फिर इरिटेट हो गए आप मामले को छोड़ देंगे। इसलिए ध्यान रखें कि ऐसे मामलों में न उलझे जहाँ पर कुछ लंबी प्रक्रिया है, आप परेशान घूम रहे थे। जैन ओके सर, बात तो सही है सर आपका, मगर जो है कि उसमें गाटा संख्या और खाता संख्या दोनों में फर्क होता है ना सर। तो इसलिए उसमें जो है कि लेखपाल मांगते हैं कि केसीसी अगर उनका हिस्सा प्रमाण पत्र बनाना है तो उसमें तहसील वाला ही लगेगा जिसमें कि गाटा संख्या पूरा रहता है। अगर हो सकेगा तो हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, और दोनों नकल का व्हाट्सअप देख सकते हैं आप उसमें अलग अलग। सर आप संस्था को इसकी मतलब की जानकारी के लिए आप दीजिएगा, उसके लिए आप संस्था आपकी पूरी मदद करेगी, क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर एक जानकारी आप दीजिए। एक लोग सॉरी अपना नाम बता दीजिए सर प्लीज। मैं पंकज कुमार स्वराज पटना से उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ, दानापुर से। जी सर बताएं। तो जैसे जानकारी जैसे आरटीआई के द्वारा हम इसका ले सकते हैं क्या कि अगर जो मुखिया के लिए या वार्ड पार्षद के लिए, एमपी के लिए, एमएलए के लिए
अगर ये जो है अपना इलेक्शन के समय जो भी अपना चल और अचल संपत्ति की जो ब्यौरा देते हैं कि हमारे पास ये संपत्ति है, ये संपत्ति है, या जो भी है वो कुछ मान लीजिए 2 करोड़ की संपत्ति है और 1 करोड़ दिखा रहे हैं कि 1 करोड़ की हमारे पास संपत्ति है, बाकी कुछ छिपा करके दिखा रहे हैं, तो क्या वो हम आरटीआई के द्वारा ले सकते हैं जानकारी, और ये कहाँ से मिलेगी जानकारी? हटा देंगे हम। नहीं, आप आरटीआई के माध्यम से केवल ये प्राप्त कर सकते हैं कि जो उन्होंने अपनी जो चल संपत्ति है वो मतलब आवेदन करते समय, मतलब नामांकन जब होता है उस समय उन्होंने कितना दर्शाया है, ये आप आरटीआई के माध्यम से मांग सकते हैं। यदि आपके पास अलग से कोई प्रूफ है कि हाँ इनकी जो चल संपत्ति है वह उन्होंने जो दर्शाया है वह उससे ज्यादा है, तो इसकी आप शिकायत कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन को। ये ब्यौरा इन्होंने दिया है अपने नामांकन के समय और उनका ब्यौरा डाटा ये गलत है, और आप इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन को लिखित में कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, तो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जय हिंद सर। जी जय हिंद सर। हमने भी पूछा थी कि आरटीआई की जानकारी जो है वो कैसे और कहाँ से ली जाती है? आरटीआई की जानकारी मैम आप किसी भी विभाग से ले सकते हैं। अभी पूरा फॉर्मेट मैंने मतलब पूरी मीटिंग उसी पे हुई थी, तो पूरा फॉर्मेट मैंने यही समझाया था कि मतलब आरटीआई का आवेदन कैसे करते हैं, उसके बाद हम प्रथम अपील कैसे डालते हैं, उसके बाद द्वितीय अपील कैसे डालते हैं। लेट थोड़ा सा ज्वाइन होने इस वजह से। तो सॉरी मैम, मतलब मीटिंग के लिए तो क्रॉस क्वेश्चन चल रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि आप किसी भी विभाग से जो संविधान के अधीन इकाइयां हैं और जो सरकारी विभाग हैं, जो पीएसयू हैं, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग में आते हैं, आप सभी विभागों से आरटीआई आवेदन डाल के उनसे सूचना प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सर। जय हिंद सर। हेलो सर। नमस्कार सर। जी जय हिंद सर। सर नाम बता दीजिए प्लीज। सर मेरा नाम राहुल भारती, कटिहार बिहार से उपाध्यक्ष। जी सर। नमस्कार सर। हेलो जी नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन था सर। जी क्वेश्चन था सर कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक व्यक्ति का सूचना में नाम आया था, ठीक है सर। तो वो नाम के लिए नाम आने के बाद कुछ दिन बाद इंक्वायरी भी आया, इंक्वायरी वगैरह करके भी गया, ठीक है, फिर उसका फोटो वगैरह भी लेके गया, बट आज का डेट में ठीक है ना उनको अभी तक कुछ सरकार के द्वारा जो मुआवजा जो होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ना उनको मिला है, ठीक है, ना सूचना में दोबारा नाम मिला है। तो क्या इनका जानकारी हम सर आरटीआई के माध्यम से ले सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ले सकते हैं सर, 100% ले सकते हैं सर। आप कैसे सर? मतलब जिसका पूरा फॉर्मेट आप तैयार कीजिए, आरटीआई का जो फॉर्मेट बताया है उसमें आप अपने पॉइंट लिखिए तीनों, जैसे मतलब जितने भी आपके पॉइंट वो लिख के उस विभाग को सेंड कर दीजिए। जी सर। तो सर ये क्या बोलता है उसका सूचना, जो सूचना में नाम आता है तो उनका तो कुछ प्रूफ भी चाहिए ना सर कि हाँ ये आपका आया है और ये मेरा ये सूचना में नाम आया है और इसको वेरीफाई भी हुआ है और इसका अभी तक कुछ प्रावधान नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो उससे बेहतर आपको ऑप्शन बताऊं सर, आरटीआई मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये बताया था, आरटीआई में जाने से पहले आप सबसे पहले कंप्लेंट बेस पे जाएं। जी मैंने आपको जैसे जब आरटीआई के मैं ले रहा था तो बीच में आपको ये लाइन बोली थी, यदि आप आरटीआई आवेदन दे रहे हैं उससे पहले आप कंप्लेंट बेस पे जाएं। यदि कंप्लेंट बेस पे आप जाएंगे तो आपको एक डेट ये पता कि इतने दिन को मतलब इस तारीख को मैंने कंप्लेंट की थी और मेरे कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तब उस कंप्लेंट का जवाब आप मांग लीजिए आरटीआई के थ्रू कि मैंने ये कंप्लेंट की थी, इस पे क्या कार्रवाई की गई है। कभी भी आरटीआई आप डालिए तो क्यों कब कैसे का जवाब मत मांगिए, आप सीधा लिखिए कि ये इतने तारीख को मैंने कंप्लेंट दी थी, इसका संपूर्ण विवरण प्रदान करें कि क्या क्या कार्रवाई की गई है, ये सब आप लिख के मांगिए। जी सर। जी सर। तो पहले मैं ये कहूँगा कि शायद बिहार से सर आप हैं, तो बिहार से लोक शिकायत निवारण विभाग बना हुआ है। जी सर है सर, मैं बिहार से बंद नहीं करते कैमरा। ठीक सर, तो लोक शिकायत निवारण विभाग में आप उसकी कंप्लेंट दीजिए, उसमें आपको 3 डेटें मिलेंगी, जिसमें आपकी सुनवाई तीसरी डेट पे होगी। ये भी मैं आपको बता दूं, फर्स्ट डेट पे आपकी सुनवाई नहीं होगी, वो आपको दूसरी डेट देंगे, दूसरी डेट पे भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन तीसरी डेट पे आपकी सुनवाई होगी। ये बिहार का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोक शिकायत निवारण विभाग में आप कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए और यदि उनके बाद भी कार्य नहीं होता तब उन्हीं के खिलाफ आप आरटीआई डाल सकते हैं। जी मतलब सर
शिकायत विभाग के पहले शिकायत विभाग को 3 बार मुझे आवेदन देना होगा, ठीक है, और वो नहीं सुन रहे 3 बार तब आवेदन उनके सर गलत आप सुन रही है सर। 3 बार आवेदन नहीं देना है आपको आवेदन लोक शिकायत विभाग में एक ही बार कंप्लेंट डालनी है। लेकिन वो आपको मान लीजिए वो आपको 10 दिन की बाद डेट देते हैं कि आप 10 दिन बाद आइए, लेकिन आप जब 10 दिन बाद जाएंगे तो आपकी डेट फिर बढ़ा देंगे। जब आप दूसरे डेट पे जाएंगे तो आपको तीसरी डेट दे देंगे, लेकिन आपको तीसरी डेट पर सुनवाई करेंगे। ये जो बिहार का प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कम से कम तीसरी डेट पे ही सुनवाई करते हैं, क्योंकि वो अधिकारी को समय देते हैं। जी, उनके बाद मैं आरटीआई के खिलाफ मैं उससे जवाब मांग सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सर, उसके बाद आप आरटीआई के माध्यम से उससे जवाब मांग सकते हैं कि मेरा कार्य क्यों नहीं किया जा रहा। जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट लिखिए। यदि मान लीजिए आपको कोई समस्या भी होती है तो आप कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ कि आप क्या लिख सकते हो उसमें। ये सबके लिए है। यदि आपको लिखने में असहमति हो रही है तो आप कॉल के माध्यम से या फिर फॉर्मेट में भेज सकता हूँ, उसको देख के आप खुद स्वयं से लिख सकते हैं उसके लिए। ठीक सर। सर अपना नंबर एक बार सर बोल दीजिएगा सर। सर नंबर संस्था के नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। संस्था का नंबर आपके पास हेल्पलाइन नंबर होगा सर। जी सर बिल्कुल। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। और जय हिंद सर। शुक्रिया सर, जय हिंद। और कोई क्वेश्चन सर? और किसी क्वेश्चन सर तो पूछ लीजिए। हेलो सर। हेलो नमस्कार सर। हेलो सर नाम बता दीजिएगा अपना। दिलखुश कुमार। हाँ जी सर बताएं, क्वेश्चन पूछे सर अपना। अभी सर राशन कार्ड का प्रॉब्लम चल रहा है। ऑनलाइन आवेदन होता है लेकिन राशन कार्ड का कार्ड नहीं बन के आता, उसमें 3,300 पैसा मांगता है आरटीपीएस में। तो बिल्कुल सर, जब आप आवेदन करें ना तो आवेदन करने के बाद देखिए 2 चीजें होती हैं जो हर स्टेट पे लागू होती है, किसी प्रॉपर एक स्टेट के लिए नहीं है। जब भी आप कोई चीज आवेदन करें, यदि आपका कार्य नहीं हो रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप कंप्लेंट को दीजिए, क्योंकि कंप्लेंट में जल्दी कार्य होता है। पहले कंप्लेंट बेस पे जाए। यदि कंप्लेंट बेस पे कार्य नहीं करते हैं फिर भी वो गलत जवाब लगा दे रहे हैं आपको, तब आप आरटीआई का सहारा ले सकते हैं। फिर लास्ट हथियार हमारा आरटीआई होता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कंप्लेंट की होती है कि हम उस विभाग के वरिष्ठ जो अधिकारी होता है उसको हम इसकी सूचना दें कि हमारा राशन कार्ड मतलब मान लीजिए बन गया है या फिर नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं, इसकी आप सूचना उनको दे तो कम से कम। ये सब लापरवाही होती है। जो निम्न जो कर्मचारी होते हैं वो पैसों के लिए ये सब कार्य करते हैं। वो राशन कार्ड रोक लेंगे आपका, उसमें नाम बहुत प्रॉब्लम आ रही है राशन कार्ड में नाम बढ़ाने घटाने की। ये बिहार में कई समस्याएं हैं, किसी का राशन कार्ड बना हुआ है नाम नहीं बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यही समस्या चल रही है। तो आप पहले कंप्लेंट को प्रायोरिटी दें, उसके बाद आप आरटीआई का सहारा लें। ठीक सर। ओके सर। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। जय हिंद, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ, नोएडा उत्तर प्रदेश से। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा एक डबल बैरल सलाह है, डबल बैरल गन है जी। तो वो हमारा जिले का था, उसको भी परमिशन के लिए हमने उत्तर प्रदेश का अप्लाई किया जी। जो तहसील लेवल पे वो वहाँ पे रुका हुआ है, जो लेखपाल है वो हमारे को बोलता है आज होगा कल होगा, और वो जो है अभी 7,000 रुपए की डिमांड कर रहा है जी। जी तो उसमें क्या प्रावधान होना चाहिए? आप सर बिल्कुल इसके लिए आरटीआई का आप सहारा लें। आप आरटीआई में लिखे सेवा में लोक सूचना अधिकारी राजस्व विभाग, ये मामला राजस्व विभाग का होता है, अंतर्गत आता है। वो राजस्व विभाग के लिए लिखें और उनका पता लिखें, और आप पूरा अपना आरटीआई में जितने भी अपने पॉइंट जो आप सवाल जवाब जानना चाहते हैं वो पूरे पॉइंट को आप दर्शाएं और उनको सेंड कर दें। क्योंकि उससे जब भी फोन करते हैं तो बोलता कल हो जाएगा परसों हो जाएगा। अब उसको मैंने घूस दिया नहीं तो वो इसीलिए वो हमारे को गुमराह कर। तो सर आप उनकी मतलब कंप्लेंट कर सकते हैं ना। सबसे पहले तो आप कंप्लेंट कर दीजिए उनकी कि हमारा कार्य नहीं कर रहे हैं। देखिए यदि हम लीगल कार्य कर रहे हैं, यदि हम सही हैं तो हम किसी भी अधिकारी की कंप्लेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि हम कोई भी काम लीगल कर रहे हैं या फिर घूस का ऑप्शन से आप जानते हैं जो इलीगल काम कराया जाता है उसके लिए होता है। हम लोग को इलीगल कार्य नहीं करना है सर, हमारा कार्य तो लीगल है। बिल्कुल। उसने बोला हम रिपोर्ट लगाएंगे, हमने कहा आप पहले मेरे बारे में पता करके पूरी रिपोर्ट लगाइए, अगर रिपोर्ट गलत है तो आप मत करिए, रिपोर्ट अगर सही है तो लगाइए। हम कह तो रहे हैं सर, यदि हम सही हैं तो हम कंप्लेंट बेस पे बिल्कुल जाएंगे जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर। बता दो यार, ऑनलाइन के लिए। ठीक है सर, बाकी अभी मैं न्यू ज्वाइनी हूँ संस्था से, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत होती, संस्था अपनी हेल्प करने के लिए संस्था है कि नहीं? बिल्कुल सर, संस्था तो 24 घंटे 24 आवर के लिए आपको खड़ी, कभी भी आप संस्था को संपर्क कर सकते हैं जी। ये सूचना आपको इसीलिए दे रही, संस्था के माध्यम से आपको इसीलिए दी जा रही है कि आपको कोई समस्या न है। यदि फिर भी आप लोगों को समस्या आती है तो संस्था आपकी भरपूर मदद करेगी इसके लिए। ऐसा नहीं कि हमने आपको जानकारी दे दी फिर बाद में हम आपकी मदद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको लिखने में समस्या आ रही है, भेजने में समस्या आ रही है, कुछ फिर से आप जानकारी चाहते हैं तो आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद सर। विकास कुमार सर, विकास कुमार जिला उपाध्यक्ष सीतापुर। सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी संबंधित विभाग को हम आरटीआई भेजते हैं तो 30 दिन के अंदर सूचना हमें नहीं देता है, तो प्रथम अपील और द्वितीय अपील हम भेजते हैं, उसके द्वितीय अपील के बाद उनका आंसर आता है कि जो भी सूचना आपके द्वारा मांगी गई हैं आप अपनी सूचना हमारे विभाग से कलेक्ट कर लें आके। तो क्या हमें उनके विभाग में जाना चाहिए या लेटर? नहीं सर, नहीं, आपको वो कभी भी बुलाएंगे नहीं, वो आपको बाकायदा आपके पते पे। तो सर ऐसा क्वेश्चन हुआ है, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक आरटीआई मेरे द्वारा डाली गई तो सर आपने जो आरटीआई आवेदन दिया था वो ऑनलाइन दिया था कि ऑफलाइन दिया था? ऑफलाइन दिया था। प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील के बाद उनका आंसर आता है कि जो भी सूचना आपके द्वारा मांगी गई है कृपया आप संबंधित हमारे कार्यालय आके उसको कलेक्ट कर लें। सर मैं इसकी आपको जानकारी दी गई। सॉरी सर, मैं आपको उसकी जानकारी दे दूं। यदि आपने ऑफलाइन आवेदन दिया होगा तो उसमें आपने पता आपने जरूर निर्धारित किया होगा, पता मेरा दर्शाया होगा आपने। बिल्कुल। पता यदि आपने दर्शाया है तो आपको कभी भी आपके ऑफिस नहीं बुला सकते हैं, ये उनका राइट्स नहीं है। क्योंकि उनका बकायदा मेरे पास लेटर आया था उनका, इसमें उन्होंने यही लेटर में उल्लेख किया कि जो भी सूचना आपके द्वारा मांगी गई है कृपया आप संबंधित हमारे कार्यालय से कलेक्ट कर लें। प्रथम अपील के बाद भी उन्होंने सूचना आयोग को इसकी कंप्लेंट कीजिए आप। सर वो फिर कंप्लेंट मैंने नहीं की थी, 2 ईयर पहले का मैटर हो चुका है। 2 ईयर का लेट हो गया है? सॉरी सर, 2 ईयर लेट हो गया है क्या सर मामला? हाँ 2 ईयर नियर अबाउट हो गया, उसके बाद मैंने होल्ड कर दिया था। उन्होंने यही नोएडा से संबंधित था तो मैंने वहाँ डाला। यदि मैं आपको बता दूं, यदि आपने कोई आवेदन दिया या ऑनलाइन देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करके दे देंगे। यदि ऑफलाइन कोई आवेदन आपने आरटीआई का दिया है उसमें आपने अपना पता दर्शाया हुआ है तो ये वो अगर आपको लिख के बुलाते हैं कि आप हमारे ऑफिस आइए, ऑफिस विभाग आइए, विभाग से आप सूचना कलेक्ट कर लीजिए, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। वो आपके पते पे बाकायदा सरकारी डाक के माध्यम से आपको पूरी सूचना भेजेंगे। वो ये लिख के भेज सकते हैं कि आपने जो मतलब सूचना मांगी है वो उनका मतलब डाटा आपका ज्यादा होगा तो पर पेज के हिसाब से 2 रुपए निर्धारित हुआ है, तो उसके लिए आपको ये भले लिख के भेज सकते हैं। जी 5 से 6 पॉइंट्स मैंने मांगे थे, बहुत ज्यादा सूचनाएं नहीं थी, 5 से 6 बिंदु थे। मतलब उन्होंने सूचना नहीं दी और उन्होंने बोला कि आप हमारे कार्यालय से कलेक्ट कर लें। उसके संबंध में आगे मुझे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? मैं तो मतलब आप लेट हो गए ना सर, इस मामले को उसी समय आपको सूचना आयोग को दे देना चाहिए था। और उनकी 18(1) के तहत जो धारा होती है उसकी कंप्लेंट होती है सूचना आयोग में, उनके आप सीधे कंप्लेंट बेस पे जाते हैं आयोग में। ओके समझे सर आप इसको जैसे ही कोई भी विभाग वो ये नहीं कह सकता है कि आप हमारे विभाग में आके आप सूचना प्रदान कर सकते हैं यदि उस आवेदन पे पता आपने दर्शाया हुआ है तो क्या सर उस पुनः उनके पत्र का संदर्भ ग्रहण करा के उनसे दोबारा उस पे आरटीआई डाल सकते हैं उसी लेटर के अगेंस्ट जो उनका लेटर आया था? ये सब प्रोसेस हम मेरे ख्याल से आपको दोबारा करना होगा क्योंकि ये 2 साल पुराना मामला हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप सूचना दोबारा मांग सकते हैं उनसे, यदि वो दोबारा लिख के आपको भेजते हैं तो आप ये प्रोसेस अपना सकते हैं कि आप डायरेक्ट सूचना आयोग को कंप्लेंट कर सकते हैं और सूचना आयोग इस मामले को संज्ञान में तुरंत लेगा, ये भी आप याद रखें। नहीं तो द्वितीय अपील तो मैं कर चुका हूँ, द्वितीय अपील के बाद ही उनका लेटर यही आता है, तो उसके बाद फ्रेश तरीके से सर करें या उसी को संदर्भ ग्रहण कराएं उसी से स्टार्ट करें? नहीं सर, ये आपकी कोई कंप्लेंट नहीं है, आपकी आरटीआई उस संदर्भ में वो नहीं मामला चलेगा, आपको दोबारा एक आरटीआई आवेदन देना होगा, तो फ्रेश करना होगा। यदि फिर दोबारा उनका जवाब यदि वही होता है तब आप उसको कंप्लेंट बेस पे ले जाएंगे, वो भी डायरेक्ट आयोग में। वो आप प्रथम अपीली के बाद ही मतलब मान लीजिए आपने आवेदन दिया, आवेदन में ही आवेदन देने के बाद ही वो आपको ये जवाब देते हैं
तो आप तुरंत द्वितीय अपील का इंतजार नहीं करेंगे, आप प्रथम अपील का इंतजार नहीं करेंगे, आप तुरंत उस मामले को सूचना आयोग के पास लेके चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट किसी क्वेश्चन है सर? सर एक क्वेश्चन और भी है मेरा। जी बताएं। एक्चुअली भारत सरकार का जो पीजी पोर्टल है जी, अगर पीजी पोर्टल पे हम कोई शिकायत दर्ज कराते हैं, अगर जी। 1 मंथ के बाद अगर वो सूचना नहीं दे, मतलब जो हमने कंप्लेन की, जो भी किया उसका आंसर नहीं आता, तो ऑनलाइन होता है पीजी पोर्टल, उसका कंप्लेन जी, करते हैं, 1 मंथ के बाद उनका आंसर नहीं आता है तो अनुस्मारक हम भेजते हैं। अगर जी, उसके बाद रिमाइंडर भी से नहीं बोलते आता हैं। है, सॉरी सर, रिमाइंडर बोलते हैं उसे, अनुस्मारक को। जी रिमाइंडर है, हिंदी में अनुस्मारक कहते हैं उसको। जी, रिमाइंडर आगे भेजते हैं। बताएं। इस तरीके से अगर हम 6 से 7 रिमाइंडर भेज देते हैं, फिर भी वो जानकारी या सूचना नहीं दी जाती, तब क्या करना होगा? मतलब 6-7 आप रिमाइंडर भेज चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं लगाई गई। 7 रिमाइंडर मेरे द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पे दिए गए हैं, उस पे कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो सर इसकी मतलब जो आप कंप्लेन कर रहे हैं ना, उसके लिखित में आयोग को दीजिए, मतलब कि संस्था को दीजिए, और संस्था इस पे आपकी मदद करेगी। ये भी सर अभी का नहीं, पहले का मैटर है, ये भी अभी का रिसेंटली नहीं है, पुराना मैटर हो चुका है। इसके लिए मेरे साथ कभी नहीं, स्क्रीनशॉट, उसकी सारी चीजें, कंप्लेन नंबर उसका जो होता है जनरेट होता है ऑनलाइन, वो भी अवेलेबल अभी है मेरे पास। 7 अनुस्मारक रिमाइंडर डालने के बाद भी उसकी जानकारी नहीं दी गई। या छोड़ो, हटाओ ना। ये साथ मेरे साथ एक बार हुआ था, तो मैंने उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई थी, शायद वो आपके लिए काम कर जाए, मेरे लिए तो काम किया था, तो शायद आपके लिए कार्य कर जाए, लेकिन ये कोई नियम में नहीं है। यदि मैंने रिमाइंडर दिया 30 दिन के बाद, रिमाइंडर देने के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ, तो मैंने उस कंप्लेन को उठा के, जो कंप्लेन नंबर मिलता है सर हमको पीजी पोर्टल पे, उस कंप्लेन को उठा के उसी कंप्लेन की मैंने कंप्लेन कर दी थी। सर मैंने दोबारा उसी कंप्लेन जो आप बता रहे, मैंने वो भी किया, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। मतलब जो कंप्लेन आप बताई, उसी कंप्लेन को लेके पुनः ये मामला स्टेट गवर्नमेंट के लिए किया था आपने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का पीजी पोर्टल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना सर? नहीं, गवर्नमेंट पीजी पोर्टल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन जो आपकी कंप्लेन थी वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड थी या सेंट्रल गवर्नमेंट से? स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित थी। किस स्टेट का मामला था सर ये? नोएडा सर। उत्तर प्रदेश में ही आता होगा, उत्तर प्रदेश में ही है ना सर? मैंने नोएडा में पता यूपी गवर्नमेंट को दिया, तो यूपी गवर्नमेंट ने सॉल्व नहीं किया, उसके बाद मैंने पीजी पोर्टल में दिया, पीजी पोर्टल ने भी सॉर्ट आउट नहीं किया। उसमें एक ऑप्शन आता है सर, संदर्भ संख्या लिखा होता है, संदर्भ संख्या फर्स्ट, संदर्भ संख्या सेकंड। सर सारी चीजें मैंने 2 बार कंप्लेन करके, ऑनलाइन संदर्भ संख्या 1 और 2 3 बार मैंने किया है, उसके बाद मीडिया में भी दिया था, लेकिन कुछ फिर भी रिजल्ट नहीं आया है। कंप्लेन नंबर सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। अगर सेंसिटिव मामला था क्या सर आपका? नहीं सर, एक्चुअली मैं मैटर बता रहा हूँ क्या है। एक्चुअली नोएडा में कोई वैकेंसी निकली थी, उस पर मैंने आवेदन किया था, उसको मैं क्वालिफाई हो गया था, कंप्यूटर ऑपरेटर की पद था, मैं क्वालिफाई कर गया था। टाइप टेस्ट का इशू था, उसमें कंप्यूटर हैंग हो गया था, 5 मिनट का समय दिया जाता था, बट कंप्यूटर हैंग हो गया था। उन्होंने बोला कि आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद मतलब कंप्यूटर शो ही नहीं कर रहा था आगे, रन ही। उसी के संबंध में मैंने आरटीआई भी डाला था, कंप्लेन भी किया था, तो उस पे जवाब नहीं आया सर? कुछ नहीं आया था सर। भी कहता हूँ, भारत सरकार कितने साल पुराना मामला हो गया सर? 2-3 साल हो गया। इसके लिए सर आपको संस्था जाए के जो राष्ट्रीय महामंत्री जी, वो ज्यादा आपको अच्छी जानकारी दे पाएंगे, तो अगर इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, आपको जानकारी नहीं दे सकता हूँ। अगर कुछ हेल्प हो सके उस बिल्कुल सर, ठीक सर, बिल्कुल इसके लिए संस्था को आप संपर्क कीजिएगा, आपकी पूरी मदद करेगी इसमें। आप संस्था को संपर्क कीजिए, जो भी वहाँ से निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा सर, ये हो सकता है या फिर क्या कर रही है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट। ओके सर, जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ही पता है कि अपनी बैठक का समय 8 बजे से 9 बजे तक का होता है, और 9:03 हो चुके हैं। ऑलरेडी हम लोगों की दूसरी मीटिंग लगी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि बैठक को समापन की ओर ले चलें, और अगली बैठक के लिए हम लोग प्रिपेयर रहें। कुछ लोग बैठक में बहुत ही देर से आते हैं, कुछ लोग 8:30 बजे, 8:45 बजे तक जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं।
अब कुणाल जी हैं, वो भी अभी भी लाइन पे लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अगर मीटिंग में आना ही चाहते हैं, मीटिंग को जुड़ना चाहते हैं, तो 8:10 लास्ट टाइम है। इस बार तो मैंने कई लोगों को परमिट भी किया था। अगली बार से 8:10 के बाद मैं किसी को मीटिंग में परमिट नहीं करूँगा। तो आप लोग जो जुड़ सकते हैं 8:10 जुड़ लें, अदरवाइज़ बैठक में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। और इसके लिए मैं कोई भी एक्सक्यूज़ लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो आप सभी लोग बैठक का विशेष ध्यान रखें। ग्रुप पे भी मैसेज मैंने डाल दिया है, और आप लोग बैठक में जो लिंक दिया जाता है पेज पे अटेंडेंस का, उसको भी फिल कर दीजिए समय से। और इसके साथ ही मैं बैठक को समापन की ओर ले चल रहा हूँ। और 2 मिनट का समय है, आप मैसेज में देख लें, एक लिंक पड़ा हुआ होगा, उस पर अपनी अटेंडेंस लगा दें। और उस 2 मिनट के बाद मैं बैठक को समाप्त की ओर ले चलता हूँ, बैठक को समाप्त करता हूँ और मीटिंग ओवर हो जाएगी। धन्यवाद।